नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। NCERT जो कि बच्चों के लिए आमतौर पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है, उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर बहुत ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना जैसा माना है और NCERT और शिक्षा विभाग दोनों को नोटिस दे दिया है। केंद्र सरकार ने माफ़ी मांग ली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर खेद जता दिया। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी अदालत में माफ़ी की अपील की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ माफ़ी से छोड़ देने वाला मामला नहीं है, ये उससे बड़ा मामला है। किताब में एक चैप्टर है जिसमें कि अदालतों में भ्रष्टाचार के बारे में लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि चुन करके अदालतों में भ्रष्टाचार पर ही लेख क्यों दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूछ रहा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट पर ही लिखा गया, क्यों किसी और विभाग पर और या किसी और संस्था पर नहीं लिखा गया। भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो राजनीति में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, तो उन पर इस तरह का कोई अध्याय नहीं है, लेकिन अदालतों में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक पूरा चैप्टर इसमें दिया गया है। और इसमें एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के एक टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ है। वो किसी भी तरह से सरकार की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अचानक ये गलती हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या किताब है, उस पर ज़रा नज़र डाल दें, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि NCERT ने घोषणा की है कि किताब को वापस ले लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अब तक सिर्फ 38 किताबें बिकी थी, उनमें ज़्यादातर वापस आ गई हैं, सिर्फ 16 किताबें बची हैं, उनको भी वापस ले लिया जाएगा। इसके डिजिटल वर्जन को या इंटरनेट पर जो वर्जन था उसको भी हटा दिया गया है। ये सब कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ही घेरे में क्यों लिया गया। तो इस पर पूरी बातचीत के पहले हम ज़रा देखते हैं कि ये किताब क्या है। किताब का नाम है सोसाइटी: इंडिया बियॉन्ड पार्ट 2 और इसके अध्याय 4 में एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशियरी इन आवर सोसाइटी। अब इसी किताब में आगे चलकर करप्शन इन जुडिशियरी जो है वो उसका जिक्र है। ये जो चैप्टर है या किताब है, इसका कोई एक लेखक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इसके लेखक कौन हैं, इसको किसने पास किया है, सब बताया जाए। लेकिन हमने जब छानबीन की तो NCERT के जो भी दस्तावेज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उसके हिसाब से इस किताब का कोई लेखक नहीं है। ये करिकुलर एरिया ग्रुप CAG ऑन सोशल साइंस जो ग्रुप है उसने तैयार किया है और उसकी जो एक टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम होती है उसने तैयार किया है। उसके चेयरपर्सन के नाम के रूप में माइकल डेनिनो का नाम है। ये इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर IIT गांधीनगर बताया गया है और टीम के प्रमुख योगदानकर्ताओं में आशीष द्विवेदी, अंकुर कक्कर, अजीज मेहदी, भावना पालीवाल, दिव्या इंदिरा चटर्जी, फणींद्र शर्मा, जावेद इकबाल भट्ट, जॉनसन उक्कल आदि के नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। किताब के संपादक के रूप में पब्लिकेशन डिवीज़न के हेड MV श्रीनिवासन और चीफ एडिटर के रूप में बिजन सुतार का नाम है। किताब की ओवरऑल गाइडेंस जो है वो नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कमिटी NSTC द्वारा दी गई है, जो
CAG इकोनॉमिक्स के चेयरपर्सन संजय सान्याल और कुछ और लोग हैं, उनसे ये जुड़ी हुई है संस्था। अब इस किताब में वैसे तो एक तरफ से देखें तो कुछ चीज़ें बड़ी सरल सी लिखी हुई है। एक हिस्से में ये बताया गया है कि अदालतों में कितने मामले लंबित हैं। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में करीब 60 लाख मामले लंबित हैं, निचली अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित हैं। और इसके कारण के रूप में ये भी बताया गया है कि जजों की कमी है और कुछ दूसरी प्रक्रियाओं की जो बात है उसको भी कहा गया है। अब किताब में पूर्व न्यायाधीश CJI BR गवई के जुलाई 2025 में की गई एक टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। ये मैं बता दूं कि ये गवई साहब का मुख्य न्यायाधीश के रूप में या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कोई ऑर्डर या जजमेंट नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक बयान या टिप्पणी है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और दुराचार के कुछ मामलों का जिक्र किया था। किताब में उसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। Sadly, there have been instances of corruption and misconduct that have surfaced even within the judiciary. Such occurrences inevitably have a negative impact on public confidence, potentially eroding faith in the and the integrity of the system as a whole. However, the path to rebuilding this trust lies in the swift, decisive, and transparent action taken and addressed and resolved these issues. Any erosion of this confidence risk weakening of the judiciary constitutional role as the ultimate arbitrator of rights. Transparency and accountability are डेमोक्रेटिक वर्च्यूज़। अब ये जो उदाहरण है वो करप्शन इन द जुडिशरी सेक्शन में इस्तेमाल किया गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI के सामने जब ये बातें रखी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी है और मैं खुद संज्ञान ले रहा हूँ। कई बड़े वकील जो है इस मामले को लेकर के गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि किताब भी उनको मिल चुकी है। न्यायपालिका की अब उसके बाद जब इस पर बहस हुई तो अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका की छवि को खराब करने की गहरी साजिश है। ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी उन्होंने कहा है जो संस्था को बदनाम करती है। कोर्ट ने इसे बंदूक चलाकर न्यायपालिका को घायल करने, फायर द गन एंड जुडिशरी इज ब्लीडिंग, इस जैसा बताया और कहा कि हेड्स मस्ट रोल, अर्थात जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें आई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार NCERT जो है वो क्यों इस तरह का चैप्टर लेकर के आया और इससे बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है। ये खास बात इसलिए है कि क्लास 8 के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि कितने केस पेंडिंग है, जुडिशरी के सामने क्या समस्या है, करप्शन की कितनी समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ पर बच्चों को अगर आप सिखाना है तो आपको सिखाना ये चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र में उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र क्या है, से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बताया जा सकता है। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी क्या है, ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद है उस पर बताया जाना चाहिए। आखिर संविधान को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा गया है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसमें क्यों जोड़ा गया, उसमें जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक शब्द जो है क्यों जोड़ा गया, क्यों एक समाजवादी या गणतंत्र जो है इसको कहा गया। ये सब बातें बताने की हैं ताकि बच्चे ये समझ सकें कि हमारा संविधान उनको कितना अधिकार देता है और कौन कौन से उनके कर्तव्य हैं संविधान के हिसाब से जिसका उनको पालन करना चाहिए। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि जब से बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से ही
एनसीईआरटी पर ज़बरदस्त दबाव है। ज़्यादातर उनके जो पुराने एक्सपर्ट थे उनको बदल दिया गया, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको बदली जा रही हैं, और बदल करके ऐसी कोई चीज़ लाने की कोशिश नहीं हो रही है जिससे ये लगे कि सचमुच ये हिस्सा जो है छूट गया था और उसको लाया जाना चाहिए। और अगर आप ये बताते कि लोकतंत्र जो है वो है क्या, संसद के चुनाव का क्या मतलब होता है। बहुत सारे लोग आज भी कम से कम 30 से 40% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। अगर आप बच्चों को बताएं कि वोट डालना कितना ज़रूरी है और कैसे उनके वोट से सरकार बनती है और वही सरकार अगले 5 साल तक उनके भविष्य के बारे में फैसला करती है, तो ये बातें तो समझ में आती है। करप्शन किस तरह से अपराध है ये अगर बताएं इन जनरल तो ये भी बात समझ में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंगित करके, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र में रख करके एक चैप्टर जोड़ना उसमें, और उसमें भ्रष्टाचार की बात करना, और एक पूर्व सीजेआई की एक टिप्पणी को जो अदालत का फैसला नहीं है। कभी कभी खबरों में तो इन चीज़ों को तरजीह दिया जाता है, खबरें बनाई जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये जो है जिन लोगों ने इसको लिखा और जिन लोगों ने पास किया उन्होंने जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। अगर वो जिम्मेदारी को समझते तो सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी करने के पहले निश्चित तौर पर विचार करते। लेकिन मेरा जो कहना है उससे भी ऊपर का है। सवाल ये है कि आप इस तरह की चीज़ें डाल करके क्या बताना चाहते हैं। इसके पहले इतिहास की किताबों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई। एनसीईआरटी पर ये बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये बताऊं कि किस किस तरह से पाठ्यक्रमों को बदल करके और एक खास विचारधारा और एक खास राजनीतिक दल के करीब लाने की कोशिश की गई है। कहीं से ये नहीं दिखता है कि एक जिम्मेदार संस्था के रूप में माफ़ कीजिएगा एनसीईआरटी जो है वो काम कर रहा है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ लोग 2-3-4 लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों पर फैसला करते हैं और बाकी लोगों को कमेटी में बैठने के लिए बुला लिया जाता है, उनको शायद पढ़कर सुनाया भी नहीं जाता है। बहरहाल हम जो लोग एनसीईआरटी में शामिल हैं उनके नामों को यहाँ रख नहीं रहे हैं और बड़ी लंबी सूची है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर एनसीईआरटी के का जो वेबसाइट है उस पर या शिक्षा विभाग के बहुत सारी जगहों पर ये उपलब्ध है, उस पर देख सकते हैं। अब आखिर में मैं ये एक बात बताऊं, मैंने ये भी सर्च करने की कोशिश की कि क्या किसी और क्षेत्र में जिक्र है कि वहाँ कितना करप्शन है। एक किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। अब इसमें चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें जिक्र है कि भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन इसमें किसी को इंगित नहीं किया गया है। इसमें जनरल उल्लेख है कि राजनीतिक दलों, नेताओं, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है ये लोकतंत्र, और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, चुनावी खर्च का है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, लेकिन कोई पुलिस पर या ब्यूरोक्रेसी पर अलग से फोकस नहीं है। क्लास 11 में भी एक किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें सरकार के सामने, शासन के सामने क्या चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार को ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक प्रक्रिया की कमजोरियों के रूप में गिनाया गया है, लेकिन किसी को इंगित नहीं किया गया है। क्लास 12 में है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें चुनाव सुधारों और राजनीतिक दलों के अध्याय में भ्रष्टाचार का उल्लेख है, लेकिन कहीं से उन पर किसी खास संस्था पर नहीं दिया गया। बहुत सारी किताबें हैं, हमने पूरे नेट पर सर्च करके देखने की कोशिश की कि कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये तो तय है कि जिन लोगों ने इस किताब को तैयार किया, जो भी लोग इसके लेखक हैं, क्योंकि हमने जो लिस्ट पढ़ा वो तो ओवरऑल पूरी किताब का लिस्ट है, इस चैप्टर का कोई लेखक होगा और कुछ लोग जिन लोगों ने पास किया होगा इसको, ये सारी चीज़ें। और सरकार में होता ये है कि कोई पब्लिकेशन डिवीज़न के हेड हैं तो उनका नाम जो है वो
संपादक के रूप में जाएगा वगैरह वगैरह, जबकि वो वास्तव में संपादक होते नहीं हैं। ये सरकारी संस्थाओं में एक विचित्र नियम है कि किसी अधिकारी का नाम जो है वहाँ डाल दिया जाएगा, और जब ऐसे मामले आते हैं तो मुसीबत उनके सामने भी आ जाती है, क्योंकि पब्लिकेशन डिवीज़न जो है वो छापने या छपवाने का काम करता है। और अभी हमने ऊपर में आपको बताया था कि इसमें इसके प्रकाशक और संपादक के रूप में भी नाम है, वो पब्लिकेशन डिवीज़न के अधिकारियों का नाम है, लेकिन क्या प्रकाशक के रूप में जो उनको अधिकार है वो मिलता है? ये महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल मैं इस बहस को यहीं विराम देता हूं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि इस तरह से जो छेड़छाड़ की जा रही है NCERT की किताबों में, जो कि बच्चों के लिए है, वो कितना उचित है, और क्या इस तरह की फेरबदल और छेड़छाड़ जो है होनी चाहिए। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है तो शायद सुधर भी जाएगा, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स इतिहास में, समाजशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिस पर विवाद चल रहा है, तो आप अपनी राय उस पर रखिए। दूसरा हमारा अनुरोध जो है वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, और satyhindi.com पर आकर के और संभव हो तो हमारी सदस्यता लीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत हमें है, बेहद ज़रूरत है, और अगर संभव हो तो आप हमारी सहायता भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.